नमस्कार दोस्तों। समय के अनुकूल बदलती हैं बातें, मौसम के अनुरूप खनकती हैं रातें। 12 कोस पर बदले बोली, अकल की आमद किसने तोली। कि तारों की छांव में एक गांव बसा हुआ था। गांव में धनाढ्य सेठ की हवेली थी। ढलती उम्र में जिसके एक दुलारा पोता हुआ। मूल नक्षत्र के कुप्रभाव से घुटनों के बल चलते ही 7 महीने की अवधि के बीच जन्म देने वाले माँ बाप दोनों स्वर्ग सिधार गए। पहले माँ और फिर बाप होने पर किसका राज। इकलौते बेटे का सदमा असह्य होता है। पुत्र के श्राद्ध से पहले सेठानी का श्वास उधार ली हुई माटी के पीछे छोड़कर न जाने कहां ओझल हो गया। मगर सेठ ने भाग्य की दुहाई देकर सब्र करना ही मुनासिब समझा। पोते को सीने से चिपकाकर किसी तरह अपना व्यापार संभाला और किस तरह उसकी सार संभाल की। उसका लेखा जोखा लिखने के निमित्त न तो वैसी बही बनी, न वैसी लेखनी और न ही वैसी 12 खड़ी। दादा ने अपने प्राणों की बजाय पोते के प्राणों को हमेशा ऊंचा समझा। शरीर के दूसरे अंगों की तरह वह अबोध शिशु को अधिकांशतः उस अपनी गोदी में चिपकाए रहता था। कभी कभार पोते की रोने की भनक सुनते ही चालू काम बीच में छोड़कर उसे गोदी उठा लेता, बहला फुसलाकर दूध पिलाता। हट करने पर उसके साथ घुटनों के बल चलता, घोड़ा बनता, गधा बनता, छड़ी की हल्की मार भी खाता। स्वयं गिले में सोकर उसे सूखे में सुलाता। पोते की लार व मलमूत्र से उसे सपने में भी सूग नहीं आई। पांव चलने के साथ ही पोते के मन की जिज्ञासा और उमंगे वाणी के माध्यम से प्रकट होने लगी। बात बात पर पूछता, यह क्या है, वह क्या है, और दादा अतिशय उत्साह के साथ पोते के एक एक प्रश्न का जवाब शांति से दे देता, उसके मायने समझाता। एक बार पूछे तो वही बात, 20 बार पूछे तो वही बात। मुस्कुराते हुए सहज गुली बोली में सहज भाव से माकूल जवाब देना ही पड़ता। न क्षण भर का उधार, न एक बार की आनाकानी, न चिढ़, न झुंझलाहट। जितनी बार पूछता दादा उतनी ही बार प्रेम से उसको उस बात का जवाब देता, बल्कि चौगने उत्साह से इस कदर पोते को बात का मतलब समझाता मानो उसके लिए भी जैसी नई जानकारी हो। यह क्या है कौवा, यह क्या चंदा मामा, यह क्या चिड़िया, यह क्या गाय, यह क्या चील। एक बार चौमासे के दौरान वह पोता बरसात का नफा नुकसान समझ रहा था कि जोर से बिजली कड़की। आकाश में दरार सी पड़ गई। चौंकने के साथ ही पोता काफी डर गया और सहम भी गया। रोते रोते पूछने लगा, ये क्या है दादा, ये इतना शोर क्यों मचा रही है। तब उसने कुछ नई युक्ति विचार कर पुचकारते पुचकारते अपने पोते को समझाया, जब बारिश आती है तो यह ऐसे ही झगड़ती है, बड़बड़ाती है, पर इसकी कुछ भी परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रौढ़ और युवक के सत्ते से बच्चों का सत्य मेल नहीं खाता। उनका सत्य तो अलग ही होता है, उनकी सत्य की तो अलग ही वास्तविकता होती है। फिर दादा ने अपने पोते के कानों में रुई के फोए डाल दिए। बार बार अच्छी तरह समझाने से बिजली का डर तो हमेशा के लिए मिट गया। वह उल्टा बिजली के फायदे लोगों को गिनाने लगता। हरियाली उगती है, फूल खिलते हैं, बांस बढ़ते हैं, मोर बोलते हैं। एक बार सांझ की बेला ओखली के पानी में टर्राता मेंढक बाहर उछला। पोते ने किलकारी करके अंगुली से उसकी ओर इशारा करते हुए दादा से पूछा, यह क्या है। दादा ने अचानक से कहा, मेंढक मेंढक। इसी दौरान दादा को हल्की सी खांसी आ गई। पोते ने उसी दौरान फिर पूछा तो बिना देर किए दादा ने फिर कहा, मेंढक। खांसी इस कदर उलझ गई कि दादा अपना होश ही भूल गया। खांसते खांसते उसकी आंतें दोहरा गई, गर्दन की नसें तन गई, आंसू छलक आए। फिर भी पोते का ध्यान मेंढक में उलझा हुआ था। उसने जोर से पूछा, यह क्या है। पर दादा लाख चाहने पर भी मेंढक का नाम उच्चार नहीं कर सका। तुनक मिजाजी पोते को ढील बर्दाश्त नहीं हुई। वह रूठकर दूर चला गया। दादा ने हाथ से इशारे से पास बुलाया, तब भी वह नहीं माना। कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हुई तो दादा ने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया। मेंढक के नाम की रट ही लगा दी। मेंढक मेंढक और मेंढक, मानो राम नाम जप रहा हो। भले ही हिसाब करते पूछो या सौदा सूद तोलते पूछो,
दादा उत्तर देने में न कंजूसी करता न ढील करता। यह क्या है चिट्ठी, यह क्या है। चांद, दीपक और सूरज के उजाले में दादा ने पोते को जानने वाली सब बातें बता दी और बताते बताते कि समय की अप्रत्यक्ष कारस्तानी कि इधर पोता भरपूर युवक हुआ और उधर दादा बूढ़ा हो गया। धूमधाम से पोते का ब्याह रचाया, मेहंदी लगे पाँव सहित नई दुल्हन का शुभागमन हुआ। दादा का जीवन सार्थक हुआ, पर उसकी देह का आपा बैठ गया। हौसला ढह गया, दांत गिर गए, बाल झड़ गए, गर्दन हिलने लगी। बीमारियों को तो बस बहाना चाहिए। जोड़ जोड़ में चोर नामक दर्द दुबक गया। खांसी, बुखार, बदहजमी, चीस। अब तो भगवान उठा ले तो पीछा छूटे, लेकिन कूच करने से पहले तो सब कुछ भोगना ही पड़ता है। दुर्योग और दुर्भाग्य की बात की आंखों पर जाला छा गया। ऊंचा सुनाई पड़ने लगा। दादा की बार बार खांसी के मारे सुरती सेज पर सोए पोते की नींद में खलल पड़ने लगा। उसे बड़ी झुंझलाहट होती, मगर दादा को उल्हाना देने में संकोच आड़े आ जाता। सामाजिक शिष्टाचार का भी अपना दबदबा होता है। खांसी के बलगम की खातिर एकाध बार विनम्र हिदायत भी दी। ध्यान रखते रखते कभी कभार भूल हो जाती। दिखना बंद नहीं हुआ तब तक सहमते कदमों से दादा साफ भी कर लेता, लेकिन अंधा होने पर उसका कुछ भी वश न चला। पगड़ी के पल्लू से मुंह की लार पूछ लेता। कौन कपड़े धोए, कौन स्नान कराए। पोते और दुल्हन की चढ़ती जवानी थी। वे खुद अंधे बने हुए थे, बेखुदी में डूबे हुए थे। ऊपर से ब्याज और व्यवसाय, लेखा जोखा, घर के कामकाज, सांस लेने की भी बेला नहीं थी। एक बार रात में दादा को किवाड़ के चुल की चू चू चरड़ाहट सुनाई दी तो दादा ने खांसते खांसते पूछा। उस समय पोते को दादा का सवाल सुहाया ही नहीं, तो रूखे सुर में कहने लगा, मैं हूँ। दादा को सुनाई नहीं पड़ा तो फिर पूछा, कौन? पोते ने उतने ही जोर से जवाब दिया, मैं हूँ मैं। पोते की आवाज पहचान कर दादा अस्वस्थ हो गया। अपने कमरे में जाते समय किवाड़ बंद होने पर दादा ने फिर चौंक कर पूछा, कौन है? दादा की बात सुनकर पोते को खुंदक चढ़ गई। चिढ़ते हुए कहने लगा, कितनी बार बताऊं कि मैं हूँ? एक बार सुनने पर समझ नहीं आता क्या? सोते सोते भगवान की माला क्यों नहीं जपते? आपको दूसरी तीसरी बातों से वास्ता ही क्या? अतीत के अभेद परतों के भीतर झांकने की दृष्टि दिन प्रतिदिन प्रखर हो रही थी। दादा के भीतर अंधड़ अधिक प्रचंड होने लगता। पीड़ा बढ़ती रहती। लाख चाहने पर दादा उस ओर से आंखें बंद नहीं कर सका। टसकते टसकते बोला, बेटा धीरे धीरे काफी कुछ वास्ता तो मिट गया। बेटा धीरे धीरे काफी कुछ वास्ता तो मिट गया, मगर मरने से पहले पूरा वास्ता छूट नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, जीने की मजबूरी। कई दिन से एक बात कहने के लिए मैं भीतर ही भीतर घुटा जा रहा हूँ। बिना कहे मर गया तो मन की मन में रह जाएगी। मरने के बाद किसी के मन में कुछ भी शेष नहीं रहता। उसके मुंह से अनजाने ही चरम सत्य उद्घाटित हो गया। बेटे, मेरी बात सुनने के लिए तेरे पास इतना भी समय नहीं है। दादा ने खांसते खांसते अपनी पीड़ा को पर तेरा मन रखने के लिए मेरे पास तो समय ही समय था। इतना क्यों तड़क रहा है? तू मुझे 20-20 बार एक चीज के बारे में पूछता तो मैं 20-20 बार ही उस बात का जवाब शांति से तुझे देता था, और तू 2 बार में परेशान हो गया। गुस्से से पोते ने कहा, तो क्या तेरी खातिर धंधा छोड़ दूं? दादा बोला, धंधा तो मैंने भी कम नहीं किया। दादा की अंतड़ियों में फंसे बोल गले की राह बाहर निकलने लगे। लेकिन धंधे से अधिक मैंने तेरी देखभाल की। तू तो समय पाकर बड़ा हुआ। बचपन की असह्य अवस्था में तेरे मल मूत्र को गंगा जल से अधिक मैंने पवित्र समझा था। इस तरह तड़कने की तो मुझे सपने में भी आशा नहीं थी। एक बार चौमासे की झड़ी में ओखली से फुदकते मेंढक की ओर देखते तूने पूछा कि यह क्या? तब मेंढक मेंढक की रट लगाते हुए मुझे खांसी आ गई। उस समय मैं मरते मरते बचा था। पोता कहने लगा, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? पोते ने अविश्वास के दंभिक स्वर में कहा, उन दिनों क्या मैं मेंढक भी नहीं समझता था? झूठे उलाने देने के अलावा अब आपके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। पड़े पड़े यही सोचते रहते हो। दादा ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरे सामने झूठ बोलूंगा? मैंने तो व्यापार में भी झूठ का सहारा नहीं लिया। केवल इसी खातिर कि झूठ बोलने से तेरा कहीं अनर्थ न हो जाए। उपहास की मुद्रा में पोते ने कहा, झूठ बोले बिना तो व्यापार में बरकत ही नहीं होती। दादा ने कहा, ठीक कह रहा है तू। पहले मेरी भी यही धारणा थी।
तेरे जन्म के 6 महीने बाद जब घर के 3 प्राणी देखते देखते गुजर गए तब मेरी वो धारणा बदल गई। खैर, तेरे पास ये सब जानने का समय नहीं है, फिर भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि व्यापार का ये खास गुण है भूल चूक लेन देन। अभी तो तुम में मेरा बहुत उधार बाकी है। विस्मय प्रकट करते हुए पोते ने कहा, उधार? मैंने आपसे कब उधार लिया, बताइए तो सही। दादा ने अब अपनी बात को स्पष्ट समझाना ही उचित समझा। कहने लगा, मैं रोकड़ के उधार की बात नहीं करता। मैं अपना जमा जमाया व्यापार तुझे नहीं सौंपता तो किसे सौंपता। खून के रिश्ते की गुलामी या मजबूरी का कोई और छोर नहीं होता। मैं इसके अलावा किसी अन्य उधार की बात कर रहा हूँ। मेहरबानी करके आज अपने बूढ़े दादा की पूरी बात सुने बिना मत जाना। जब तेरे बच्चे होंगे तभी भूल चूक के इस मर्म को समझने का तुझे मौका मिलेगा। पोते को काफी उतावली थी। इस तरह अनमोल समय को बर्बाद करना उसे सुहाता नहीं था। दादा और पोते का लिहाज बिसार कर वह तुरंत बोल उठा, लेकिन मैंने कुछ भूल चूक की हो तभी ना। भूल चूक तो सब मेरी ही है। मैं अब तक मेरी सेवा बंदगी की प्रत्याशा में जी रहा था। दादा के मुंह से अंतिम शब्द निकलने शेष थे। थूकने के उपरांत कहने लगा, पर अब सचमुच अधा गया हूँ। तेरी हजारों साल उम्र हो, आंगन में तेरे बाल गोपाल अटखेलियां करते रहें और समय आने पर वे तेरे साथ इसी तरह भरपाई करें। अपनी भूल चूक न माने। आशा के तार से ही सांस जुड़ा रहता है। हर्ष के नगाड़े बजा कि मैं अब जा रहा हूँ और मेरी सांसों का तार टूटने वाला है। कुछ पलों बाद ही दादा के जीवन का खाता बंद हो गया। पोते के हर्ष या विषाद का रहस्य तो पोता ही जाने। फिर भी परंपरागत रूढ़ियों की मर्यादा रखने की खातिर वह जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने मना किया, फिर भी वह नहीं रुका। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।